हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आपको हेडिंग से पता चल ही रहा होगा कि आज का जो हमारा क्लास है दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये हमारा बीएसटी है क्लास 12 का, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो इसे हिंदी में व्यावसायिक पर्यावरण बोलते हैं। बिजनेस मीन्स व्यवसाय, व्यावसायिक, एंड इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण या वातावरण, ठीक है। देखो ये जो पर्यावरण, वातावरण, ये इन्वायरमेंट जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये कोई न्यू वर्ड तो है नहीं, आप सभी इस वर्ड से बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हो, जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल है। इन्वायरमेंट मतलब क्या, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के चीज़ जो भी हमें नेचर से मिले हैं और जो भी मैन मेड हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जिनके कारण हम जी सक रहे हैं, ये सभी जो है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। यही इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या, क्या बिजनेस को भी कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बिजनेस के भी आसपास कुछ है ऐसा कि बिजनेस को भी जीवन जीने के लिए अपना एकदम चाहिए, है ना, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, बट इसके जैसा है, समझे। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है वो सारे फैक्टर्स या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर्स और फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बट इट मीन्स दैट कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो बिजनेस को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये फैक्टर्स बिजनेस के अंदर के भी हो सकते हैं, बिजनेस के बाहर के भी हो सकते हैं। ये इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे समझना है ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो मैं लिखूंगी दैट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ओके, ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे जो मैं जो भी डिफिनेशन नोट करूंगी, ये डिफिनेशन जो है ना, ये मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। ये डिफिनेशन आप ये समझने के लिए है, बस आपको अगर कोई और भी अच्छा से आ रहा है लिखना तो आप लिख सकते हो। इसे रटा रटाया मत समझना, रटा रटाया मत लिख देना, ठीक है। लिख के मत आ जाना रटा रटाया, वरना आपको भी समझ में नहीं आएगा और जिसे लिख के आ रहे हो उसे भी नहीं समझ में आने वाला है। सो इसका जो डिफिनेशन है ये है आपका दैट बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके, और ही लिख देती हूँ, और एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स, ठीक है। ये कोई इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द इंटरप्राइज, ओके। इंटरप्राइज या फिर आप बिजनेस लिख सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो, ओके। समझ में आया? सिंपल है। कोई भी ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वही है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट, ओके। ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो किसी भी बिजनेस का कैपिटल। क्या कैपिटल? यस, अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो भी बिजनेस कैसे चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, मतलब अधिक कैपिटल है तो। और अगर कैपिटल कम है तो बिजनेस को कम चलाना पड़ेगा, उससे कम प्रॉफिट होगा और वो कम चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो ऐसा हुआ ना, प्रभावित हुआ ना। अगर अधिक हुआ है तो अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, कम हुआ है तो कम प्रोडक्शन हो रहा है। ये इंटरनल फोर्स है या इंटरनल फैक्टर है बिजनेस का, लेकिन ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट में आ सकता है। और इसमें आपके क्या आ सकते हैं, मशीनरी खराब हो गई तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा। यस, अगर आपकी मशीन खराब हो गया तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सिंपल है ना। तो इससे भी प्रभावित हो रहा है। आपके कस्टमर्स हो सकते हैं भाई, यस, सप्लायर्स हो सकते हैं, ओके, गवर्नमेंट हो सकते हैं किसी भी देश के, टैक्स रेट्स हो सकते हैं, ओके। समझ में आया कुछ? ये है बिजनेस इन्वायरमेंट, ओके। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा, है ना। तो ये तो था पहला चीज़, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये पहला टॉपिक था जो अभी तक हम समझे हैं। जो सेकेंड टॉपिक है ये है हमारा, एनी गेसेस क्या हो सकता है भाई? यस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, आप बोल सकते हो इसे फीचर्स और
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आई एम सॉरी अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो, बिकॉज मैं अब फास्ट लिखने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसके कारण से मेरा राइटिंग जो है ना अब अच्छा नहीं बैठ रहा है बोर्ड पे, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में एटलीस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो सबसे पहला फीचर है जो हम लिख सकते हैं, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है ना वो एक्सटर्नल सारे फोर्सेस आ जाते हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्स जो बिजनेस के बाहर के हैं, लाइक सप्लायर, बिजनेस नहीं अंदर के भी हो सकते हैं सप्लायर्स, बाहर के हो सकते हैं। इट मीन्स ये आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, टैक्स गवर्नमेंट हो सकते हैं, टैक्स रेट्स हो सकते हैं, एंड आपका मार्केट चेंज हो सकता है, डिमांड हो सकता है, सप्लाई हो सकता है मार्केट का। तो ये सभी जो है ना वो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो खास बात है कि इसमें बिजनेस के अंदर वाले चीज़ तो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ये सबको पता है कि अगर कैपिटल लगाओगे तो ज़्यादा कैपिटल लगाओगे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज़्यादा आपका बिजनेस चल पाएगा अच्छे से। कम कैपिटल लगाओगे कम बिजनेस कर पाओगे, कम चलेगा बिजनेस। तो इंटरनल फोर्स के बारे में सब समझते हैं कि अगर बिजनेस में अंदर से कुछ कमी हुआ है बिजनेस के अंदर से, तो सब समझते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चलने वाला। बट बाहर वाले फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, बाहर वाली चीज़ भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सिर्फ कभी भी बिजनेस अगर स्टार्ट करो तो सिर्फ अंदर कैपिटल वगैरह, कैपिटल एसेट्स लायबिलिटीज़, ये सब तो ठीक है भाई, ये सब तो चलना ही चाहिए, बट बाहर वाली चीज़ों पे भी ध्यान देना है। आपके मार्केट का कंडीशन क्या है, आपके गवर्नमेंट का सिचुएशन क्या चल रहा है वहाँ पे, पॉलिटिकल सोशल वेलफेयर वगैरह सारी ठीक है या नहीं है, इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एक खास बात यह है कि ये बाहर वाली चीज़ों पे भी, बाहर वाली चीज़ें भी इसमें सम्मिलित हैं। अंडरस्टैंड? सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट includes external forces also। ओके, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी शामिल हैं also, लाइक मार्केट कंडीशन, ठीक है, वही जो मैंने अभी बोला, ठीक है, मार्केट कंडीशंस, डिमांड, ओके। देन आप सप्लाईज लिख सकते हो, सप्लाई रेट्स ETC, ये सब जो है वो बाहर की चीज है। आई बात समझ में? देन जो सेकेंड पॉइंट आपका बन सकता है दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये जो आपके डायमेंशंस है ना, ये जो डायमेंशंस है बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसमें भी आपको ये दोनों पढ़ना है, ठीक है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। मैं अभी आपको बता देती हूँ, इसे हम और भी आगे अच्छे से समझेंगे अभी इसी वीडियो में। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है वैसे फोर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मेरा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कोई स्टेशनरी शॉप है, एंड किसी कस्टमर से मेरे स्टेशनरी शॉप पे आके उसने मतलब उसका कुछ पंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तो वो अब मेरे बिजनेस को, मेरे शॉप को गाली देगा और वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली मेरा शॉप जो है वो प्रभावित हुआ, वो एक कस्टमर मेरा कम हो गया। तो दैट इज ए स्पेसिफिक फोर्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को प्रभावित करे। देन जनरल फोर्सेस मीन्स जो इनडायरेक्टली प्रभावित करे, लाइक जैसे बाहर वाली चीज़ें, सरकार ने GST रेट बढ़ा दिया, 18% से 20% कर दिया, तो ये सभी के लिए हुआ, ठीक है, इस पे आपका कोई रोक टोक नहीं है, मतलब इससे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। दैट इज जनरल फोर्सेस। ओके, तो इसे हम आगे समझेंगे डायमेंशंस ऑफ GST में, इसलिए मैं अभी से इतना ही बताऊंगी आपको। देन जो थर्ड नंबर है हमारा दैट इज डायनामिक नेचर। देखो, डायनामिक नेचर अभी बिजनेस में भी हमने समझा था, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में भी हमने समझा था डायनेमिक नेचर के बारे में। तो मैंने आपको क्या बोला, डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो खुद को करंट एरा के साथ में, करंट कंडीशंस के साथ में ढाल ले, ये डायनेमिक नेचर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का भी ऐसा नेचर है भाई कि जो अभी करंट में चल रहा है ये उसे अपना लेगा,
ठीक है, जो करंट में चल रहा है वो इसको सपोर्ट करेगा, इसे अपना लेगा। लाइक अभी जो करंट एरा है ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न युग चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक एरा है। मतलब अगर कोई दुकान है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कितना मतलब अच्छा है ना। हम सभी कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, 12 बजे 1 बजे रात में, जब मन करे, जब नींद खुले शॉपिंग ही करो, कोई रोक टोक नहीं है ना। तो अभी का जो समय है इसमें अगर कोई बिजनेस इस चीज़ को नहीं अपना रहा है तो वो पीछे रह जाएगा, है ना। तो उसे भी अपना ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इस इन्वायरमेंट को अपना रहा है, जो न्यू इन्वायरमेंट आ रहा है उसे अपना रहा है। तो देखो डायनेमिक नेचर में आप लिख सकते हो द बिजनेस इन्वायरमेंट इज इन डायनेमिक नेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके लिख दो, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज इन डायनेमिक नेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। कॉपी पेन लेके बैठना, जो मैं नहीं लिखवा रही सुन के लिख सकते हो तो लिख लेना। ओके देन जो 4th नंबर पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके फीचर्स में, अनसर्टेनिटी। ये क्या है भाई, अनसर्टेनिटी। सो इसमें आप लिख सकते हो द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट कांट बी प्रेडिक्ट एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ चेंजिंग सिचुएशंस और बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। ओके इसका मतलब ये है कि देखो कोई भी बात ऐसा नहीं है या कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो आपको एक्यूरेटली बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसा कोई बता सकता है क्या? नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो क्या वो सच बता पाते हैं या नहीं, बट इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में जो मैं बात कर रही हूँ इसमें ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ साथ आप चल तो रहे हो, आपको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पता है भाई, आप इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल पे भी ध्यान दे रहे हो, आपको पता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में, आपको पता है डायनेमिक नेचर है बिजनेस का, मतलब इन्वायरमेंट का, वो समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। देन अनसर्टेनिटी है, ये कैसे कि आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि 2 दिन बाद मार्केट में क्या चेंजेस आने वाला है ना। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिजनेस द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कांट बी प्रेडिक्ट एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है, कोई बता ही नहीं सकता कि क्या होने वाला है, राइट। देन है आपका 5 नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। ओके कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। ओके कॉम्प्लेक्सिटी देखो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, कठिनात्मक, ठीक है, कठिन है ये। अब ये कठिन कैसे होगी? ऑल द फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड इंटर रिलेटेड, दैट्स वाई इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। समझे? इसका मतलब ये है कि जितना भी इन बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें ये डायनेमिक है, मतलब हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, और ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसके कारण से ये जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इसकी, है ना। मतलब ये समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। अब क्यों समझ में नहीं आ पाता? फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अभी जो है कुछ दिन पहले जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग का रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना कि ऑनलाइन उस टाइम पे जब हो रहा था तो कीपैड वाले फ़ोन से भी आसानी से आप मनी ट्रांसफ़र कर पा रहे थे, और ऐसा मैंने भी किया है, ठीक है। कीपैड वाले फ़ोन से भी मनी ट्रांसफ़र, मनी की जानकारी वगैरह हमें मिल जाती थी उस टाइम पे, जब 2017-18 का टाइम था वो। लेकिन अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इतना बदलाव हो गया है, इतने सारे ऐप्स, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स खुल गए हैं, UPI, भीम, पेटीएम, पता नहीं क्या क्या। तो इसमें जो चेंजेस आया ये इन्वायरमेंट को बदला। अब वो कीपैड वाले फ़ोन से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता, सबको ट्रांजेक्शन के लिए लगता है कि स्मार्टफोन होना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे तो डायनेमिक नेचर हो गया, बदल गया नेचर, मतलब वहाँ से लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए जो गूगल पे, पेटीएम, UPI, भीम ये सब में, और वो जो कीपैड वाला था ज़माना वो चला गया। तो ये तो डायनेमिक हो गया, बदल गया भाई, ये बदलाव आ गया, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ गया, ठीक है। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया ना चेंज होने के बाद। पहले लोग वो समझते थे, फिर उनको ये समझना पड़ा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया, बट कोई बात नहीं। ये बिजनेस इन्वायरमेंट का हम कुछ फीचर्स को समझ रहे हैं। ओके देखो फीचर्स को तो समझ लिया हमने, अब हमें क्या समझना है? तो अब हमें समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके इम्पोर्टेंस, देखो मैं यहाँ पे जो वर्ड नहीं लिख रही हूँ वो आपको लिखना है, पता है ना,
जिसे मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, उसे आपको डिफाइन करना है। और अगर नहीं डिफाइन करते हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज। ओके, मैं यहाँ पे हूँ आप सभी को हमेशा हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट बनता है, कैन यू गेस ये क्या बन सकता है? दिस इज इट हेल्प identifying opportunities and making first mover advantages। इसका मतलब क्या है? देखो मैं इसे डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ, आप लिख लेना। इसका मतलब ये है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में भी हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी लेने में भी हेल्प करता है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज इससे मिलता है। लाइक कि अभी अगर कोई रिवॉल्यूशन आया, जैसे ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए पढ़ाई करने के लिए, है ना, तो इसे सारे लोग जो है वो आइडेंटिफाई किए। जब कोरोना का टाइम आया था तो इसे बहुत लोग समझे कि हाँ भाई अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है, अब हमारा भी कुछ हो सकता है, तो ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट किया और वो पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन। और ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें ग्रैब किए वो, ये सब कैसे? बिजनेस इन्वायरमेंट ही तो था, ये इन्वायरमेंट में बदलाव ही तो आया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि इससे जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो लोग समझते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हें मिलता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि उस नए इन्वायरमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और इससे आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, और जो इसमें सबसे फर्स्ट है उन्हें तो भाई बहुत ही अधिक फायदा हो रहा है ना। जो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो दैट इज, देखो ये जो है ना, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग लिखना है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, ओके, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब इसे भी डिफाइन कर लेना। इसका मतलब ये है कि ये फर्म को थ्रेट्स और वार्निंग को भी पहचानने में हेल्प करता है। थ्रेट्स मतलब कि जैसे कोई कॉम्पिटिटर आ गया या आपका कोई मित्र है जो थ्रेट के रूप में काम कर रहा है भाई, तो इन सब को पहचानने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प करता है, और ये आपके वार्निंग सिग्नल्स को आपको बताता है जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे और आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चल सके, राइट। तो इसमें भी इसका बहुत हाथ है, बहुत अच्छा मतलब रोल है, ओके, हाथ में बोल रही हूँ, बहुत अच्छा रोल है। देन आपका थर्ड नंबर आप लिख सकते हो, इन टैपिंग, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? तो देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना रिसोर्सेज के तो चलने नहीं वाला भाई, रिसोर्सेज तो सबको चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो रिसोर्सेज को भी टैप करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को लाने में हेल्प करता है, वेदर वो रिसोर्सेज इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, लाइक बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स लाने में, और लाइक अच्छे प्रोडक्शन करने के लिए अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स लाने में, ये सब को लाने में भी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प करता है। सो यू कैन राइट हियर, business environments also help organization to use or tap internal or external resources to make good and quality products, okay? लिख सकते हो ऐसा, आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, आप ऐसा सोच के लिख सकते हो। पता है मुझे भी याद नहीं होता है ना, अभी भी ना होता है, पहले भी नहीं होता था, बस मैं समझती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को, मतलब मैंने भी समझा है और आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा ही करो, समझो और खुद से ओन वर्ड में लिखने का प्रयास करो। रटा रटाया लिख के तो कुछ भी नहीं होता, आप पास तो हो जाओगे बट नॉलेज नहीं मिलेगा, ओके। इसलिए मैं बताती हूँ, हिंदी में आपको समझाती हूँ, एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करता है और आप इसे समझ पाते हो, लिख पाते हो। एंड अगर नहीं करता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं चेंजिंग करूँगी। देन जो आपका फोर्थ नंबर है दैट इज, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम डायनेमिक नेचर है हमारा, पता है ना कि मतलब बदलाव हमेशा होते रहता है, इसमें बदलाव को ये पकड़ता है, कैच करता है। लेकिन यहाँ पे जब बदलाव को आप कैच करोगे तो खुद भी इम्प्रूव होगे। लाइक मैंने सीखा कि अभी ऑनलाइन का टाइम है तो चलो मैं भी अपने चैनल बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता, है ना। तो ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ है। मैं पढ़ाना सीख रही हूँ, मैं कैमरे के आगे बोलना सीख रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है, राइट। टीचर्स की क्वालिटी आ रही है मेरे अंदर,
तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना वो बिजनेस को इम्प्रूव करने में, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, समझे। ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। एंड जो लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंस हमारा है दैट इज इट हेल्प्स इन कूपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखो हमें सबको पता है कि ये मॉडर्न टाइम है और कितने जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या है ना कि ये बेनिफिट मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से मतलब अपने आप को बदल सके, बदलाव ला सके, चेंजिंग करके और आगे बढ़ सके, समझे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस था। आप इसे सबको अपने से अपने तरीके से लिखने का कोशिश करना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिखा रहा है, तो फिर तो मैं हूँ ही, आप इसमें लिख सकते हो दैट। देखो सिंपल है, जिन लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा, उसका स्टडी किया, उसके हिसाब से चला, वो लोग आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और जो नहीं किए ऐसा, वो बहुत पीछे हैं। मतलब आपको सब कुछ ध्यान देना है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस पे ध्यान देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये कुछ इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है, कुछ इसकी बुराई भी की हुई है ना। तो इसे आपको समझना है और बनाना है। बुराई क्या है भाई, ये अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है, ये आपको एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बताता। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कठिन है, तो हर चीज़ समझने पर इजी होता है और ना समझने पर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, दैट्स वाई इसे कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया है, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप ये पॉइंट मत लिखना, कुछ और लिख देना, ओके। तो ये था हमारा फीचर्स एंड सम इम्पोर्टेंट्स। और अब हमें क्या समझना है